बार रिपीट कर दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, कल का अपने देख लेंगे एक हाइड्रोजन बार। और हीलियम। क्या करवाया था? सर हाइड्रोजन और हीलियम का हाँ वही आपने बता रहा हूँ बताया। मैं। हाइड्रोजन और हीलियम का एक बार चेक कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है स्टेबल क्यों है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक रूल है। हालांकि आगे तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, जैसे MOT है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर देगा व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट एंड व्हाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक प्रोटॉन होगा और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, मान लो A है ये इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, ये इसका एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है उसका, और ये उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। दोनों के अंदर एक एक प्रोटॉन है, ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर क्या है, एक एक प्रोटॉन है। तो अब देखना अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कितने हैं। तो अगर हम चेक करें तो इसके अंदर ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स। दोनों न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन एटम के ऊपर रिपेल करेंगे दूसरे को, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स है। ये क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स। हाँ वेदांत बात हो गई है उससे, अर्नव ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, दोनों न्यूक्लियस है जो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस। ये दो रिपल्सिव फोर्सेस समझ आ गए सबको कि नहीं? ये दो क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? ये दो क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ऐसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस भी चेक कर लेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस देखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड होगा, और ये आपस में तो अट्रैक्टेड है ही, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो इसमें इस तरह से शो करते हैं कि इसके अंदर दो अट्रैक्टिव और दो रिपल्सिव फोर्सेज है। क्लियर? दो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और दो रिपल्सिव फोर्सेज हैं। तो इसलिए एक पॉइंट तक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट होते हैं। एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करती जाती थी, एनर्जी सिस्टम की क्या करती थी, डिक्रीज करती। कल बताया था ना इसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे दो एटम्स है, ये एक एटम ये दूसरा एटम, दोनों को पास ला रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एक पॉइंट तक एनर्जी डिक्रीज करती है, इस पॉइंट तक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और उसके बाद अगर और पास लेके आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगे और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, जब मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, इसे क्या बोला था मैंने, इसको क्या बॉन्ड बोला था, लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एट द पॉइंट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एट द पॉइंट या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते थे हम, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ, और ये क्या होता था, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पे जीरो बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ। यहाँ पे मान लो एक्स एनर्जी है, नेगेटिव एक्स है। हाँ तो यहाँ पे जो जीरो माइनस माइनस एक्स होगा, एक्स जो होगी वो होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ऐसे ही हम हीलियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ लेक्चर्स वीडियोस में अपने क्या, वेदांत, यस सर। ये किया हुआ ना। हाँ तो यस ऐसे सर, ही ये हीलियम बताया में हुआ। खुद निकालना, हीलियम में निकालोगे तो उसमें 5 रिपल्सिव फोर्सेज आएंगे, 4 अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगे, और सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी जैसे हम दो हीलियम एटम को पास लाएंगे। ये ध्यान है कि नहीं, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। हीलियम के केस में दो एटम्स को अगर हम पास लेके आएंगे, यहाँ थे एटम, जब इसको पास लेके आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी हीलियम मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। इसमें 5 रिपल्सिव फोर्सेज आएंगे और 4 अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगे। तो इसलिए रिपल्सिव फोर्सेज हमें हमेशा डोमिनेंट होंगे, तो इस रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट है, इसलिए सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो ये कल हो चुका हमारा टॉपिक से ना। कल मैंने तुम्हें आयनिक बॉन्ड डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सबने पढ़ लिया कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यस सर। सबने, यस सर। सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कल मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, बॉर्न नेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब एक्सप्लेन कर दिया था कल टॉपिक्स में। तो अभी हम जो करेंगे यहाँ पे, अभी जो हम यहाँ पे करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड है। सबने पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कोवेलेंसी को। जैसे हमने कल इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा, जैसे हमने कल इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था, ऐसे ही हम कोवेलेंसी भी स्टडी करेंगे। कोवेलेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोवैलेंसी तुम्हें पता है कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम्स से, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी।
जैसे मैं तुमसे पूछूं क्लोरेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी क्लोरेट आयन की? सर -1। माइनस नहीं बोलना बिल्कुल भी, इसकी नेगेटिव कोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल सकते हो, लेकिन आंसर दोगे 1। ऐसे ही अगर मैंने बोला अमोनियम आयन की, सर 1। 1। अमोनियम आयन की 1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने पढ़ लिया था। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़ लिया था हमने। इसके अलावा मैंने तुम्हें एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड और लैटिस ये बता दिया था। जैसे मैं अगर तुमसे पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, देखते कौन आंसर करता है। इन द कंबाइंड फॉर्म which is the smallest unit? Clear? In the combined form, which is the smallest unit? Options है molecule, element, compound, D lattice। जिसने कल लेक्चर ढंग से सुना और घर पे पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा। इन द combined form, which is the smallest unit? हाँ, छवि का आंसर आ गया। हाँ, सबने आंसर कर लिया इसका। कंबाइंड फॉर्म में कौन सी है स्मॉलेस्ट यूनिट? सर कंपाउंड। नहीं, कंपाउंड कहाँ से आ गया? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। सोचना नहीं है इसके अंदर। मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसके अंदर था? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसके अंदर था? मॉलिक्यूल में ही तो था। O2, O3, ये थे कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? 10th वाले बच्चों ने भी आंसर, किसने आंसर बोला अभी? कंपाउंड। 10th वाले बच्चों सर का मैंने सबका सही ऐसे था आंसर। सोचा कि सर मैंने NaCl में चैट पे लिखा। नहीं, मैंने देखा है सबका। 10th वाले बच्चों को भी सही है आंसर। किसने गलत दिया? बिल्कुल कंपाउंड कहाँ से आ जाएगा? मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट यूनिट कंबाइंड फॉर्म में। सर सर मैं ऐसे सोचा कि NaCl का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर वो कंपाउंड फॉर्म में आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। NaCl तो पूरा लैटिस है, लैटिस तो सबसे बड़ा होगा। चलो अभी ये तुमने कर लिया है। अब मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें। आयनिक बॉन्ड तुम पढ़ चुके हो, सही ना? आयनिक बॉन्ड तुम पढ़ चुके हो। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तुमने पढ़ा हुआ है, वीडियो से सबने देख लिया होगा जो मैंने भेजे हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चाहे वो एक एटम दे इलेक्ट्रॉन्स या दोनों एटम इक्वली शेयर करें। इक्वल शेयरिंग भी होती है, अनइक्वल शेयरिंग भी होती है। अनइक्वल शेयरिंग होती है तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बनता है अनइक्वल शेयरिंग के केस में, सही ना? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फीचर्स वगैरह सब तुम्हें पता है इसके।
फीचर्स वगैरह मैं डिस्कस नहीं कर रहा इसके, सही ना। अब इसके अंदर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कोवेलेंसी, सही ना। वो क्या है? कोवेलेंसी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी, कोवेलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा या कितने बॉन्ड वो बना सकता है, फर्स्ट पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी? सर 1। गर्व का आंसर आ गया 1। किसी को डाउट तो नहीं कोई? ऐसे ही सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी? 2। 4। सेकंड सर पीरियड। 0 हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी। फर्स्ट पीरियड है, ध्यान देंगे एक बार। अगर पीरियड फर्स्ट है, इसको एक काम करो, टेबल की फॉर्म में लिख ही लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, पीरियड है 1। अगर 1 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर? पीरियड 1 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ही होगा ना, 1s। 1s होगा कि नहीं? यस सर। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे? सर 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड मतलब हाइड्रोजन हीलियम ही तो है, तो हीलियम में एक ही बॉन्ड नहीं बनाता क्या? तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर यस होंगे सर। मैक्सिमम, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर होंगे। तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी क्या है? मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी? 1। मैक्सिमम कोवेलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। जो बॉन्ड बनते हैं ना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। एक बार लिख लो उसको। फर्स्ट पीरियड है तो 1s होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे, क्लियर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वो 2 होंगे। कोवेलेंसी यानी कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक ही बॉन्ड बन रहा है तो एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए कि नहीं ये? ऐसे ही अगर सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड है तो क्या होगा? सर 2 ऑर्बिटल्स। हाँ, तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 2s और 2p। ये 2 सबशेल आ जाएंगे। यस सर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हो सकते हैं? 4। जब सब में एक एक अनपेड रहे, जब सब में क्या रहे? एक एक अनपेड, तो 4 मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे? 8। इलेक्ट्रॉन्स 8 शेयर होंगे। समझ आई बात कि नहीं है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ पूरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ये समझ आ रहा है सबको कि नहीं? और मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या रहेगी? 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या रहेगी? 4। मैं भी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से पहले। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भी रहेगा? 4। आरुष, यस सर। तेरे को समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 रहेगी, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट और डेटिव। अच्छा, नेक्स्ट है, ये अभी नहीं समझ आ रहा था तो छोड़ देंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा इस चीज को, बाकी कोवेलेंसी तक समझ आना चाहिए। अच्छा, अब अगर थर्ड पीरियड है तो क्या होगा? ये फर्स्ट पीरियड में बोलता हूँ तो दिमाग में रख लेना हाइड्रोजन और हीलियम है। अगर मैं सेकंड पीरियड बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला है ये, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नियोन तक। थर्ड पीरियड अगर है तो 3s3p। क्या आ जाएगा? हाँ, एक बार तुम लोग इसको ट्राई करो, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, इसी में फिफ्थ, सिक्स, एक बार ट्राई करो जल्दी से।
हाँ कर लिया सबने ये? थर्ड पीरियड है तो क्या आएगा? बोलो थर्ड टू। पीरियड अगर, देखो 3s आएगा, 3p भी आ जाएगा, 3d भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं है? तो आप ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि नहीं शेयर? डी आने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं कि नहीं? सर सर आपने बोलो। थर्ड पीरियड बोला तो 3D कैसे आएगा? वो तो फोर्थ पीरियड में आता है। सर थर्ड ग्रुप होगा ना? सुन, थर्ड शेल आ गया कि नहीं? उज्जवल थर्ड शेल आया सर कि तो नहीं? यस सर। थर्ड शेल आने का मतलब है 3d इसमें जीरो है, समझा कि नहीं? ओके सर। मैं जीरो, इसको जीरो की बात कर रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइड करके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइड करके 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर कर सकता हूँ कि नहीं? मैं भी प्रूव करूंगा, भी ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन लिख देना, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये आगे मैंने बहुत यूज करूंगा इस टेबल को, ये याद रख लेना, अभी स्ट्रक्चर बनाते समय भी यूज करूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी इसके, इस केस में? 4 से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं कि नहीं? अब एग्जांपल ले लो ना तुम, PCl5 SF6 एग्जांपल है कि नहीं? ग्रेटर देन 4 हो जाएगा कि नहीं ये? यस सर। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 6। ये याद करना तुम्हें यहाँ पे, थर्ड पीरियड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की, ये याद रखना जरूर। जैसे SF6, जैसे SF6, अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड में, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड में क्या हो जाएगा? अगेन ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन 4। नहीं समझ आ रहा है ये? अब ये सर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6 आएगा, एक्सेप्ट वन एटम। सबसे छोटा एटम कौन सा होगा फोर्थ पीरियड का? हाँ बोल वेदांत। सर Cl2O7 में तो क्लोरीन 7 कोवैलेंसी शो करता है ना? वेदांत सिंगल सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल सेंट्रल एटम। अच्छा यस सर। सर क्रिप्टा और 7 शो भी कर रहा है ना वेदांत, तो 7 तो इसमें थर्ड पीरियड, यस क्लोरीन कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का ही है ना? यस सर। सही है वेदांत? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, मैं ये पूछ रहा था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो जैसे 7 बॉन्ड बनाता है ना, वो तो 7 होना चाहिए इसलिए। अ, वेदांत कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ना, ये दिमाग में रखियो, कि ये बिल्कुल 100% कोवेलेंसी से रिलेटेड नहीं है, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनते हैं ना उससे भी रिलेटेड है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स। यस सर। और अभी आगे पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें यही बोलेंगे, नंबर ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद द सेंट्रल एटम। अच्छा, इसमें मैंने बोला फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड, इसमें सबको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर होंगे, क्योंकि इनके पास तो डी और एफ भी वेकेंट होंगे। और मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होगी वो 4 से ज्यादा होगी, यानी ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स, ये 6 से ज्यादा हो सकते हैं। एक एटम को छोड़ के, वो कौन सा एटम होगा? फोर्थ पीरियड का सबसे छोटा एटम कौन सा है? सर फोर्थ ब्रोमीन। पीरियड का सबसे छोटा एटम ब्रोमीन। बहुत अच्छे। तो ब्रोमीन जो है ये नहीं शो करेगा ग्रेटर देन 6, एक्सेप्ट ब्रोमीन। किस वजह से? क्योंकि ब्रोमीन छोटा एटम है, तो इसके अराउंड ज्यादा एटम नहीं आ सकते, इसके अराउंड ज्यादा एटम नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना चीज का। जैसे जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर IF7 बनता है, IF7 बनता है, समझे कि नहीं? IF7 बनता है लेकिन BRF7 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन छोटा है, ब्रोमीन छोटा है तो क्या होगा, इसके अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी। ब्रोमीन क्या 7, चाहे फ्लोरीन छोटे ही हैं, क्या 7 फ्लोरीन को संभाल पाएगा? नहीं समझ आई बात? जैसे आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन के अराउंड, ये एक मिनट देखो, आयोडीन ये रहा, इसका, इसके अराउंड ये संभालेगा
7 फ्लोरीन को, क्योंकि आयोडीन बड़ा है तो ये 7 फ्लोरीन को संभाल लेगा। एक ऊपर है F हमारी तरफ आ रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है ये वाला, तो ये 7 को संभाल लेगा। लेकिन आई की जगह अगर BR आ जाएगा ना, आई की जगह अगर BR आ गया, इधर BR आ गया तो ये बहुत पास पास आ जाएंगे। ये इनके जो लोन पेयर होंगे ना, जैसे इसके पास लोन पेयर है, इसके बाद भी ऐसी 3 लोन पेयर है, इसके बाद भी ऐसी 3 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, तो इनमें रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि BRF7 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। समझ गए कि क्या बोला मैंने? यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का, IF7 बन जाता है लेकिन BRF7 नहीं बनेगा। रीजन बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। ये वर्ड यूज करेंगे आगे, बहुत यूज होगा ये। ब्रोमीन का साइज छोटा है, वो 7 फ्लोरीन को अपने अराउंड नहीं संभाल पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टीरिक हिंड्रेंस। समझिए कि नहीं है? यहां तक कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आ गया कि नहीं? ये मैं आगे ना यूज करूंगा। मैं इसको एग्जांपल देके समझा देता हूं तुम्हें। कोवेलेंसी का मतलब जो है मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जो मैंने मैक्सिमम कोवेलेंसी सिखाया तुम्हें यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ये मैं एग्जांपल देके बताऊंगा तुम्हें। यहां तक नोट कर लिया सबने? बस सर, एक हो गया सर। सबने नोट कर लिया भैया? अब देखो, अब ध्यान देना इधर। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। क्वेश्चन है कि NF5, ध्यान देना, NF5 ये, और एक है PF5। NF5 और PF5 में से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है? या NCl5 PCl5? देखो इधर, इधर नाइट्रोजन की बात करें, इधर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन जो है सबको पता है ये हीलियम 2s2 2p3 होता है, 2p3। तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स 2 5 है ना ये, तो लास्ट के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे हैं नाइट्रोजन के, 2s 2p। ये ध्यान समझना बिल्कुल, 2p। ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड और 2p के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और ये 3, ये 3 ऐसे हैं। अब तुम्हें बताना है कि अब NF, जैसे F आया, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये F एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, 8वां इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये दूसरा F आया, ये इससे शेयर कर लेगा, तीसरा आया, ये इससे शेयर कर लेगा। तो NF3 तो बन गया, कोई डाउट? या H आता, मान लो H आ जाता, तो H एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इससे शेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो NH3 बन जाता। कोई डाउट? नहीं समझ आ रहा? आरुष, दिव्यांशु? सर आ रहा है समझ। NH3 बन गया ना, क्योंकि हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। और आरुष और दिव्यांशु दोनों पहले आपस में सुना लेना, रात को मेरे पास सुनाने से पहले कम से कम 3-4 बार सुना लेना पूरा जो लेक्चर्स हैं, सही ना? दोनों आपस में सुना लेना पहले, फिर मेरे को सुनाना। अच्छा, NH3 और NF3 बन गए इस तरह से, NH3 और NF3। अब क्या NF5 बना सकते हैं? आगे कोई खाली जगह तो है नहीं कि 2D आ जाए तो NF5 बन जाए। क्या आगे NF5 बन सकता है? नो सर। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा ये। अब अगर मैं देखता हूं फॉस्फोरस, मान लो मैंने ले लिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है नियॉन 3s2 3p3, ये फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस लिया मैंने, तो ये आ गया 3s, ये 3p, 3s 3p, 1 2 3 4 5, 3s2 3p3। अब अगर मेरे को PF5 बनाना है, PF3 तो बन गया या PH3 तो बन गया, अगर मेरे को PF5 बनाना है तो उसके लिए एक F यहां आया, एक F यहां आया, एक F यहां आया, PF3 बन गया। क्या PF5 बन सकता है या PCl5 बन सकता है?
नो सर, वो बन Yes, सकता है, ध्यान देना। बन सकता अब हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना भी है। अब हम 3s का एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे यहाँ से और उसको पहुंचा देंगे कहाँ पे, वेकेंट डी ऑर्बिटल में, क्योंकि फास्फोरस के अंदर वेकेंट डी है। वेकेंट डी क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू 3 आ चुकी है, n की वैल्यू 3 है तो 3d एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे 2d एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो 3d आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने s का एक हटाया और यहाँ डाल दिया। अब एक को अनपेयर किया, एक को अनपेयर किया, s से डाला d में, तो एक्चुअल में कितने अनपेयर हो गए, दो बढ़ गए ना, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड 2 बढ़ गए कि नहीं, तो कोवेलेंसी विल इंक्रीज बाय 2, एक एफ यहाँ आ जाएगा, एक एफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन अनपेयर करने में भी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब 2 एक्स्ट्रा पीएफ बॉन्ड बनेंगे, जब 2 एक्स्ट्रा पीएफ बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो कंपनसेट कर देगी इस एनर्जी को। अगर कंपनसेट ना कर पाती तो PF5 नहीं बनता। अभी समझ आया कि नहीं है? क्या 10th वाले बच्चों को समझ आया? 10th वाले बच्चे हैंड रेज करेंगे, इसको समझ आ गया। 11th की बात नहीं कर रहा, 12th की बात नहीं कर रहा मैं, 10th या 9th में। हर्षिल, गर्व, आरुष, उज्जवल, नवीन, दिव्यांशु, सबको 6 को समझ आ गया। हर्षिल क्लास क्यों नहीं अटेंड करता है? एक हर्षित और अटेंड नहीं कर रहा क्लास। हर्षित? यस सर, अब कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा हर्षित ने आज अटेंड नहीं की ना क्लास? सर आज प्रेजेंट। वाली क्लास बहुत ही, हर्षित तो समझ नहीं आया तेरे को भी? सर थोड़ा हर्षित, बहुत आया अभी। हर्षित एक क्या, अच्छा क्या चीज समझ नहीं आई, बता सकता है क्या चीज समझ नहीं आई कि पूरा दोबारा बता दूं? ये सबको समझ आना चाहिए। बोल हर्षित। सर मुझे एक सर डाउट है। हाँ बोलो, डाउट बोलो। 10th वाले बच्चे बोलेंगे डाउट, 11th वालों को समझ आ जाना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। हाँ बोलो। सर हमने S से D में पहुंचाया है, हाँ S से D में पहुंचाया है। तो सर कौन बोल रहा है मेरे नाम? फिर नाम हमने बोलेंगे। पेयरिंग करी तो हमने एक पूरा भर दिया, बल्कि जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहले सारी शेल्स भरेंगी फिर उनकी पेयरिंग होगी। एक मिनट, मेरी बात सुन पहले तो। शोर बहुत आ रहा है तेरे वहां से, और बोल कौन रहा है, नाम बताएंगे एक बार। सर आरुष। हाँ आरुष अब बोल। मैंने 3s2 3p3, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दियो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे, उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो अब PF3 बन गया। अगर मेरे को PF5 बनाना है, अगर PF5 बनाना है तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को, यानी फॉस्फोरस, जो सल्फर का यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, फॉस्फोरस का, सॉरी फॉस्फोरस का में जो 3s का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था उसको अनपेयर करना पड़ेगा। ये मैंने हटाया यहाँ से और इसको डाल दिया यहाँ पे, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब जब मैंने अनपेयर किया, मान लो मेरे को 10 किलो जूल की एनर्जी लगी, मान लो 10 किलो जूल की एनर्जी लगी, तो अब उसके बाद जब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, तो मान लिया मैंने 50 यहाँ रिलीज हुई बनने में बॉन्ड, 50 यहाँ रिलीज हुई, 10 लगी थी, 100 रिलीज हो गई, तो 90 तो मेरे को रिलीज ही हुई, मिली ना, 90 तो रिलीज ही हुई, इसलिए PF5 बनेगा। अब तू बोल क्वेश्चन क्या है तेरा आरुष? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं तो पहले हम सारे भरते हैं फिर पेयरिंग करते हैं। सारे भरते हैं, हाँ पहले सिंगली फिल करते हैं फिर पेयरिंग करते हैं। यस लेकिन वो तो अकेले एटम की बात, वो अकेले एटम की बात हो रही थी ना, यहाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में अब तूने अलग किया, जब अलग किया तो एनर्जी दी। ये तो सही है ना, ये वाला तरीका देख, ये लगाया मैंने, ये सही है। अब 3s2 3p3 ये सही है इतना? यस सर। है ना, पहले ये पूरा भरा गया, उसके बाद ये पहले सिंगली फिल हुए। लेकिन अब मैंने क्या किया, PF5 बनाया। उसके लिए क्या किया मैंने, उसके लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाया, एक्साइड किया, यहां से हटाया मैंने इसको और यहां से पहुंचा दिया इधर। इसके लिए मैं कहता रहा हूं कि एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लॉज के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये एक्साइड किया मैंने इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया है, एक्साइड किया है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दी 10। फिर जब बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऐसे 5 अनपेयर, तो अब 5 बॉन्ड बनेंगे ना, जब बॉन्ड बनेगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज जो हुई है वो कंपनसेट कर देगी जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी। अभी समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया समझ। तो ये PF5 बन जाएगा, इस तरह से PF5 बन जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये PF5 बन गया। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं, और मैक्सिमम कोवेलेंसी यहाँ पे कितनी आएगी, देखो जैसे मैं एक और एटम ले रहा हूँ थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड दोनों ले रहा हूँ मैं साथ साथ। जैसे कार्बन था, मान लो कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2,
ये होता है। कार्बन वाले ग्रुप की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या जाती है, कार्बन वाले ग्रुप की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, ये आया 2s, ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2s है, ये 2p है, मान लो H आया, इसके पास H आया तो CH4 बनेगा। अब इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे अचीव करेंगे, इसको एक्साइट करके 2s के इलेक्ट्रॉन को कहां एक्साइट करेंगे, 2p में। 2d तो नहीं होता ना कार्बन कार्बन के पास, सेकंड पीरियड का है, इसका 2d तो नहीं होगा, 2d एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, एक्साइट करेंगे तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन आता है ऐसे, देखते हैं कौन आंसर करता है। तुम्हें बताना है कौन सी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, तुम्हें बताना है कौन सी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की 2s और 2p में, विच इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। चलो अब बताना तुम्हें, मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये बहुत सोच के आंसर देना। 2s और 2p है, विच इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। हाँ बोलना किसको आंसर, अब वेदांत निकाला आंसर। बी। अच्छा अब ध्यान देंगे इधर, सबका आंसर बी आ गया है, सबका आंसर बी आ गया कि नहीं। हाँ अब यस ध्यान सर। देंगे, सबने आंसर बी निकाल लिया, आंसर गलत है। आंसर है ऑल आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ऑल आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। क्यों, हायर, कोई भी हायर एनर्जी स्टेट क्या होती है, इसकी भी एनर्जी ज्यादा, इसकी भी एनर्जी ज्यादा, इसकी भी एनर्जी ज्यादा, इसकी भी एनर्जी ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट पेयरिंग में रखा हुआ है। कोई भी हायर एनर्जी स्टेट जिसमें कोई भी रूल वायलेट हो, चाहे वो ऑब्बो हो, हंट्स हो या पॉलीज हो, वो हायर एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट मानी जाएगी। हम यूज इसको करते हैं वो बात अलग, बट ऑल आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ। हाँ बोल अर्नब। सर किसी इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग कैसे हो सकती है, वो पीछे कैसे चला गया?